अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर की आज एक अहम मुलाकात हुई है और वो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, जिसमें असद कैसर जिस काम के लिए गए थे इमरान खान साहब ने उनको उस पर दे दिया चिट्टा साफ जवाब। उन्होंने कहा जनाब जिस काम के लिए आप आए हैं मेरी तरफ से ना है, बिग नो, क्रॉस, जाएँ घर जाएँ और जाके सुकून से काम करें। और वो मामला क्या था जिसके लिए असद कैसर साहब गए थे इमरान खान साहब के पास? वो मामला था कि जनाब कौमी असम्बली के अंदर जो इस वक्त गुज़िश्ता 3 दिन से एक बदतमीज़ी का माहौल है और जिसमें PTI के अरकान भी बढ़ चढ़ कर एहतजाज कर रहे हैं। और ये पहला मौका है पार्लिमानी तारीख़ के अंदर जब हुकूमती जमात एहतजाज कर रही है अपोजिशन के ख़िलाफ़, क्योंकि पार्लिमानी तारीख़ में हमने तो अक्सर यही देखा है कि अपोजिशन एहतजाज करती है और हुकूमत बैठ के आराम से उनके एहतजाज के मज़े लेती है। लेकिन ये पहली मरतबा देखने में आया कि हुकूमती अरकान एहतजाज के जवाब में एहतजाज भी कर रहे हैं और चस्के भी ले रहे हैं। लेकिन आज जब असद कैसर साहब गए प्राइम मिनिस्टर के पास और उनको जाके उन्होंने बताया कि जनाब ये सूरत हाल है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं कौमी असम्बली की कार्रवाई को चला सकूं, लिहाजा बेहतर ये है कि ईवान के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया जाए और ताकि एक हमारे बारे में जो एक अमूमी तासुर है उस तासुर का असर थोड़ा सा ज़ायल कर सकें कि हम कानून साजी के अंदर संजीदा नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको कह दिया साफ़। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि जनाब बात यह है कि हमारे वफ्द ने जो हाउस बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के इजलास में जो नकात पेश किए थे, आप अपोजिशन को कहें उन नकात को तस्लीम कर ले और उसके बाद मामला ठीक चलेगा। वो नकात क्या थे? वो मामला ये था कि हुकूमती अरकान ने यह मुतालबा किया कि जब तक आप कायदे ऐवान की तकरीर नहीं सुनेंगे तब तक हम अपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं सुनेंगे, जब तक आप वज़रा की बात नहीं सुनेंगे तब तक हम आपके जो पार्लिमानी लीडर हैं मुख्तलिफ जमातों के हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। लिहाजा कौमी असम्बली के अंदर हमने एक तूफ़ान बदतमीज़ी देखी, उसके बाद भी कल भी ये हुआ, फिर हमने देखा कि किताबें फेंकी गई, नहायत गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो हुकूमती और अपोजिशन अरकान थे ये एक दूसरे से गुथम गुथा हुए और किताबें फेंकी गई। जो बकौल लोगों के वो एक किताब जाके मलिका बुखारी की आँख के ऊपर लगी, आज उन्होंने आँख के ऊपर एक पट्टी सी लगा के मीडिया पे भी आई। वो नहीं होता ये एक आँख के ऊपर रुई रख के यूँ टेप लगा लेते हैं, वैसा कि उन्होंने भी सीन बनाया हुआ था। कल हमने देखा कि मुराद सईद, फवाद चौधरी, शीरी मुजारी, शफकत महमूद साहब, आप अंदाज़ा करें कि PTI के अंदर पता नहीं क्या मामला है कि जो बंदा PTI में जाता है वो जाके उसके रंग में रंग जाता है। शफकत महमूद साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी, सीजनड आदमी, शीरी मुजारी जैसी खातून पढ़ी लिखी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फारग तहसील, वो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड, और वो कौमी असम्बली के अंदर जाके इस किस्म की हरकतें करें तो बात कुछ समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर है कोई मामला, कोई गड़बड़ है। इस हंगामा राय के बाद जो स्पीकर साहब उन्होंने 7 अरकान के ईवान में दाखिले पर लगा दी पाबंदी और उनका ये ख्याल है कि शायद इससे मामलात कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इससे कोई मामलात बेहतर होंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हम गुज़िश्ता 3 साल की हुकूमती कारकर्दगी को देखें ख़ास तौर पर ईवान के अंदर, तो वहाँ पे कोई कारकर्दगी है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ यही लड़ाई मार कुटाई, गुंडागर्दी, बदमाशी और इस जैसे ही सीन हमें नज़र आएंगे। और कार्रवाई करते हैं अचानक और वो उस तरह करते हैं जिस तरीके से अभी बजट से पहले 2 दिन पहले 21 बिल पास करा लिए 27 मिनट के अंदर। और मामला ये था कि अपोजिशन को लड़ झगड़ के वहाँ से बाहर निकाल दिया, उसके बाद धड़ाधड़ बिल पेश किए, धड़ाधड़ बिल पास कर लिए और काम ख़त्म हो गया। अब ये ऐसे ही टैक्टिक्स पर आते हैं कि जनाब हम ऐसा माहौल पैदा कर दें कि अपोजिशन इररेलेवेंट हो जाए, ईवान छोड़ के बाहर चली जाए और उसके बाद वो कहते हैं ना पंजाबी में गलिया हो जाए सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो उनका मामला ये है। लेकिन इससे कुछ चीज़ें और भी बड़ी वाज़ेह होती हैं। वो ये है कि लोगों के अंदर एक बात पहले भी बहुत ज़्यादा फैली है कि कौमी असम्बली एक डिबेटिंग क्लब है जहाँ पे लोग जाते हैं, तकरीरें करते हैं और वापस आ जाते हैं। वहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं होता, ना ही वहाँ पे लोगों की आवाज़ उठाई जाती है। ये एक अमूमी तासुर है जो इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है, ना सिर्फ इस वक्त मौजूद है बल्कि पहले भी ऐसे ही एक तासुर पाया जाता था। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद 3 साल के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म की कोई नज़्म व ज़ब्त, कोई
इज़्ज़त और एहतराम वाला किसी किस्म का कोई सीन नहीं है, पार्लिमानी रवायात कोई मानी नहीं रखती। अगर हम अपोजिशन को देखें, वहाँ पर सीजनड लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों में पार्लियामेंट के अंदर मुसलसल आते रहे, जबकि PTI के अंदर अक्सरियत उन लोगों की है शायद जो पहली मरतबा ईवान में आए, तो लिहाजा उनको इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ईवान के अंदर कार्रवाई कैसे चलती है। लिहाजा वो अपने लीडर को, चूँकि उन्होंने देखा ही इस तरीके से उनकी जो तरबियत है वो ऐसे ही प्रोपेगेंडा के माहौल में, बदतमीज़ी के माहौल में हुई है, लिहाजा वो उसी तरबियत का इजहार करते हैं, जिसकी वजह से कौमी असम्बली बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट वो शायद ये है कि लोगों को और ऐसा एक तासुर फैल जाए कि ये हम इस बात पर डिस्कशन शुरू कर दें कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये बिल्कुल बेफ़ायदा है, बेसूद है, इसकी कोई अहमियत नहीं है और इसकी जगह हमें कोई और निज़ाम लाना चाहिए। और इसके लिए एक ऐसे माहौल से ही कोई राय आमा डेवलप हो सकती है, और उस राय आमा को अब डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स देखें तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर और अच्छे अखबारात के अंदर जो आर्टिकल्स आए हो रहे हैं वो बिटवीन द लाइंस इस बात का इशारा दे रहे हैं कि मुल्क में अब पार्लिमानी निज़ाम की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर सदारती निज़ाम को ही इम्पोज़ करना चाहिए। अब उसके लिए हम राह हमवार हो रही है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वो अपोजिशन में थे इस बात का बारहा इजहार भी कर चुके हैं कि सदारती निज़ाम बड़ा वैलिड निज़ाम है, और जो सदर का इंतखाब है वो बराह रास्त वोटों के ज़रिए हो। इसका कई मरतबा अगर आप सर्च करेंगे आपको इस जैसी बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम देखें तो ये जो तवातुर से हुकूमती हलकों के अंदर ये बात चल रही है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान की गवर्नमेंट 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी, और 2/3 अक्सरियत हासिल करके उनका मतलब यह है कि हम मन माने फ़ैसले करेंगे। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए पूरा इलेक्शन को प्लान करके अपना जो है ना रास्ता वे टू 2/3 मेजॉरिटी वो हासिल करने की तरफ उनका मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी है। और अगर ऐसी ज़रूरत पेश ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एक मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी ऐसी कर ली है जिसके ज़रिए आप मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। 2/3 अक्सरियत लेने के बाद वो पूरा स्ट्रक्चर को तब्दील करने का इरादा रखते हैं, और इसीलिए अग्रेसिवली PTI जो अपोजिशन है उसके ऊपर मुकम्मल हमले जारी रखे हुए हैं, ताकि हम किसी न किसी तरीके से वो मकासद हासिल कर लें जिस मकासद के लिए हम ये सारा ढोंग हमने रचाया हुआ है। अब जहाँ तक EVMs की बात है तो कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ जवाब आ गया, उन्होंने ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया। मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई थी, लेकिन अब मेरे पास वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो गवर्नमेंट को दिया गया जवाब है, ये 27-28 सफ़हात पर मुश्तमिल, ये मेरे पास उसका मुकम्मल डॉक्यूमेंट आ चुका है, जिसमें उन्होंने जो हुकूमत को भरपूर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आपकी ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, जो बिल है, इसके अंदर खासे नकाइस मौजूद हैं और ये आइन की मुख्तलिफ़ जो शिकें हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी करती है। लिहाजा ये जो आपने बिल पास करने की और जो EVMs को बनाने की कोशिश किया है इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल करने की, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं हो सकती जब तक ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को आप दूर ना कर सकें। बड़ा तवील ख़त है ये, जिसके अंदर उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात को रद्द कर दिया है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट अगर लेंगे तो किस तरह लेंगे, क्योंकि जो आपने बिल पास किया है वो बिल आइन से मुतसादम है, लिहाजा वो वैलिड नहीं हो सकता। और अभी इसने सेनेट में जाना है, तो आपने किस कैपेसिटी में सेनेट से मंजूरी के बगैर फेडरल कैबिनेट के इजलास में इस बात का ऐलान कर दिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद करेंगे। तो बड़ा तफसीली है, इसको मैं देखता हूँ, अगर इसमें से और कुछ चीज़ें मिलती हैं तो मैं इंशाल्लाह उस पर एक अलग से मुकम्मल इनके नकात के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। लेकिन जो मामला है वो ये है कि हुकूमत इस वक्त पता नहीं किस धुन में है, उनके सर में क्या चीज़, कौन सा सौदा समा गया है कि वो हर एक इदारे के साथ पंगा लेने पर तुल बैठे हैं। क्योंकि एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, 25 जुलाई एक अहम तारीख़ है और इसमें 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और KP से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों ने रिटायर हो जाना है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अमली तौर पर गैर फ़ाल हो जाएगा, क्योंकि जब तक चारों
मेंबर्स उसके उसमें शरीक नहीं होंगे, उसके बोर्ड में, तब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल उसको नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर सूरत ये है कि कायदे-ए-वान, कायदे-हिज़्ब इख्तलाफ से गुफ्तगू करने के लिए भी रवादार नहीं। गुफ्तगू करने की बजाय, आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक टीवी इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि मुझे वज़ीर आज़म जो खतूत लिखते हैं उसके ऊपर मेरा नाम या अपोजिशन लीडर, मतलब मियाँ शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली, ये तक लिखना गवारा नहीं करते। वो सिर्फ ख़त अपने लेटर हेड पे ख़त का बराह रास्त आगाज़ कर देते हैं और उसी तरीके से उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर इससे ज़ाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर किस हद तक अपोजिशन को नापसंद करते हैं, कि वो अपोजिशन लीडर का नाम लिखना, उनका ओहदा लिखना भी अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो एक डेडलॉक ऐसा क्रिएट हो जाएगा, वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिस पर हुकूमत इस जो बिल है उसके ज़रिए मनमानी करने के लिए आमादा होगी। और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइनी बहरान हमारे सामने जुलाई में सामने आएगा, और वहाँ पर भी हमें शायद ऐसे ही ख़ासी किस्म की हंगामा रही का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ है जुमा भी बहुत अहम है। आपको मालूम है कि जुमे वाले दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं, और इस जुमे को भी एक अहम फ़ैसला होने जा रहा है। वो फ़ैसला है स्टे ऑर्डर पर मौजूद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी साहब के बारे में। कासिम खान सूरी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया था 2017 में, वो 2021 तक अभी तक वो स्टे ऑर्डर पे चल रहे हैं और अगली कोई कार्रवाई उसके ऊपर हो नहीं रही। और उसके नतीजे में 2019 में उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया था, तो अब तक वो स्टे ऑर्डर पर मौजूद हैं। और उसके बाद अब अपोजिशन ने उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद दाखिल की है, और जुमे वाले दिन है उस पर वोटिंग। और उस वोटिंग के हवाले से भी इतलात आ रही हैं ऐसी कि कुछ सरप्राइज़ गवर्नमेंट को मिल सकता है। लेकिन जिस किस्म की अपोजिशन के हालात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, मुझे तो किसी सरप्राइज़ के कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अपोजिशन अगर उसी तरीके से मुत्तहिद रहती जिस तरह वो यूसुफ गिलानी साहब के इंतखाब के मौके पर मुत्तहिद थी, तो फिर वो नताइज मिल सकते थे जो अपोजिशन चाहती है कासिम खान सूरी साहब के इलेक्शन के हवाले से। लेकिन इस वक्त चूँकि ख़ुद जो जमातें हैं वो एक दूसरे से बरसरे पैकार भी हैं और एक दूसरे की टांगें भी खींच रही हैं। अगरचे आज शहबाज साहब की मुलाकात फिर हुई है बिलावल साहब से, बिलावल साहब ने उनको फिर आज मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। लेकिन देखना यह है कि इस ताउन के नतीजे में ये जो जुम्मे वाला मार्का है उसको किस तरीके से सर किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। क्योंकि अगर ये अपोजिशन की तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर अगला अदम एतमाद आएगा पंजाब में और उसके बाद फिर आएगा मरकज़ में। लेकिन अगर ये नाकाम हो जाती है तो फिर एक मरतबा हुकूमत जो है वो पहाड़ पे चढ़ेगी और उसके बाद दोबारा से नित नए दावों का सिलसिला शुरू होगा। तो बेहतर यह था कि तहरीक अदम एतमाद को थोड़ी सी तैयारी के साथ ही दायर किया जाता, दाखिल किया जाता। लेकिन अब चूँकि एक तीर चल चुका है, अब देखते हैं जुमे वाले दिन इस पर क्या फ़ैसला होता है। बाकी ये इलेक्शन कमीशन की डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।